students, welcome to online classes of STEM School. Now moving towards our next topic. टॉपिक तो वही चल रहा है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. 3.1 कंप्लीट हो गई थी. टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.2. अब देखिए, उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, टॉपिक हमारा मेन ये रहेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उनके सॉल्यूशन का नेचर कैसे है. ठीक है, तो पहले नेचर जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक, अब देखिए, अगर सिंपल हम एक इक्वेशन लिखें x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन जस्ट वन वेरिएबल. ठीक है, तो अगर हम बोले सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 2, मतलब x की वो वैल्यू जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई. ये हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल तो सॉल्यूशन क्या होता है? वो वैल्यू जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई. ठीक है, लेकिन अब जो हम अपनी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं. ठीक, तो सपोज कीजिए मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0. पेयर की बात है, मतलब अकेली नहीं आएगी, इसके साथ में एक और इक्वेशन आएगी 3x + 2y + 7 इज इक्वल टू 0. ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? x और y. ठीक, तो इनके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? आप पहले इसको क्लियर करिए कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है. देखिए, अगर हम वन में बात कर रहे हैं तो x की वो वैल्यू जिसको क्या करेगी, सेटिस्फाई. अगर हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? टू वेरिएबल कौन कौन से? x और y. तो x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई. बिल्कुल ध्यान से समझना है. अगर हमारे पास वन वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन है, तो x की वो वैल्यू जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई. लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है तो इक्वेशंस भी कितनी होंगी? 2 होंगी. तो इसमें हमारे पास वेरिएबल भी कितने होंगे? 2 ही रहेंगे. तो x और y की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई, उसको हम क्या कर देते हैं? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. क्लियर हो गया? सॉल्यूशन मतलब क्या है? x और y की वो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई. यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अच्छा, अब देखिए ग्राफ का मतलब क्या होता है. मेन सॉल्यूशन का ग्राफ पे नेचर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए, सपोज कीजिए मैंने इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करा. ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करना आप लोगों को बताया था. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से टेबल बना के आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, सपोज करो एक लाइन ऐसे बन रही है और दूसरी लाइन ऐसे बन रही है. ठीक, जस्ट सपोज. ठीक है, तो अब हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि ग्राफ पे वो पॉइंट्स जो इन दोनों लाइंस पे क्या आ रहे हैं, कॉमन, वो क्या हो जाएंगे, इनके सॉल्यूशन. ठीक है, ये सॉल्यूशन मतलब क्या है? ऐसे पॉइंट्स जो दोनों क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो इसी बात को हम ये बोल सकते हैं कि जब हम इन लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट्स जो इन दोनों पे क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं. ठीक, तो सपोज करो ग्राफ पे मैंने इनको प्लॉट करा. ठीक, तो मुझे क्या दिख रहा है? कितने पॉइंट कॉमन आए? सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आया. एक पॉइंट कॉमन आया, इसका मतलब ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास सॉल्यूशन कितने होंगे? सिर्फ वन. क्लियर हो रही है बात? जितने हमारे पास कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही इन हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, यही है हमारे पास सॉल्यूशन. देखिए मेन चीज़ पढ़ लेते हैं. सॉल्यूशन मतलब क्या? ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई. ठीक, तो वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे? ग्राफ से. अब ग्राफ पे अगर प्लॉट करने के बाद एक पॉइंट कॉमन आता है तो उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन. मतलब इन दोनों इक्वेशन के पास क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक. ठीक, अब देखिए इसमें हमारे पास 3 केस आते हैं. ठीक, सपोज करो हमारे पास मेन इस पे आते हैं. ये तो हुए एग्जाम्पल के. ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली आपको नेचर बताना है. तो जनरल फॉर्म यही है हमारे पास. a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. ठीक, ग्राफिकली आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है. तो क्या करोगे? देखो, सबसे पहले मैंने इनको ग्राफ पे प्लॉट करा. ठीक, मान लो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद इस टाइप का ग्राफ बन जाता है. ठीक है, तो ये दोनों लाइंस कैसी है? आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है. इंटरसेक्ट कर रही है. कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे. तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन. सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर? अगर मान लीजिए मैंने लाइन प्लॉट करी ग्राफ के ऊपर. ठीक है, तो कैसे लाइन आ गई? एक लाइन. ठीक, और दूसरी लाइन भी क्या हो रही है? उसी के ऊपर ही आ रही है. उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग. मीन्स एक के ऊपर एक आ रहा है. ठीक,
ओवरलैपिंग या फिर उसको क्या कह देते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, अब आप देखिए इन दोनों लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, बहुत सारे। ये सारे पॉइंट्स क्या है, दोनों पे कॉमन है, इसको आप और एक्सटेंड कर लीजिए, ये पॉइंट्स भी कॉमन है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कॉमन है वो कितने हो गए, इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन भी क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्लियर हो गया। लास्ट केस क्या है, सपोज करो मैंने ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करी, तो एक लाइन ऐसे है और दूसरी इसके जस्ट पैरेलल। ठीक, दोनों लाइंस कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल है तो मैंने क्या देखा, इनके बीच में कोई पॉइंट्स कॉमन है, पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं रहेगा। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब उन दोनों का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया। ग्राफ में हमारे पास 3 टाइप से ग्राफ पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग, ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल। ठीक, इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पे कट कर रही है तो कितने सोल्यूशन हो गए, यूनिक, सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन। ओवरलैपिंग मतलब दोनों के पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है तो कितने सोल्यूशन हो गए इसके, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। पैरेलल मतलब क्या है, दोनों के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या सोल्यूशन हो गया इसका, नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया। ये एक बार और रिवाइज होएगा, लेकिन इसको अच्छे से समझना है कि ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आपको नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसे पता लगाओगे। ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, यूनिक सोल्यूशन। अगर ओवरलैपिंग है तो कितने ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स हो गए, बहुत सारे, तो उसको क्या कह देते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और अगर पैरेलल है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, उसको हम क्या कह देते हैं, नो सोल्यूशन। क्लियर। ठीक है, कंटिन्यूइंग आवर एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है हमें, वही अपना स्टेटमेंट पढ़ लिया, इसको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट किया है, जैसे कल किया था बिल्कुल सेम वही है। उसके बाद कल हमने सिर्फ ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था, आज थोड़ा सा नया क्या है, उसका हमें सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथ्स क्विज। ये कह रहा है एक क्लास है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। ठीक, उन्होंने क्या करा है, मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक, सिंपल हो गया यहाँ तक। अब कहता है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, 4 मोर देन मतलब क्या है, ज़्यादा है। मोर देन मतलब अगर हम इसको मैथ्स में बोलें तो इसका मतलब होता है प्लस, जैसे कल बताया था टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मोर देन मीन्स हम किसकी बात करेंगे, एडिशन की। ठीक है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। ठीक, क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं। कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 10। ठीक, और क्या कह रहे हैं, अब ये हमें क्लियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक, नंबर ऑफ गर्ल्स, एक तो किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात हो रही है, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, और एक किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ बॉयज की। कहता है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। ठीक, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि मेन हमें 2 लोगों की बात करनी है, बॉयज़ की नंबर और गर्ल्स की नंबर। ठीक, तो हम सबसे पहले अपना वही काम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितना सपोज कर लें, x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना सपोज कर लेते हैं, y। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब 2 इक्वेशंस बनानी है, तो हर एक के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट गिवन होगी। पहले स्टेटमेंट रीड करिए। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज में कितने बच्चों ने टोटल पार्टिसिपेट किया है, 10। तो अब गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के 10 बच्चे हो रहे, तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, तो स्टूडेंट का टोटल कैसे बना होगा, हमने बॉयज़ को और गर्ल्स को दोनों का नंबर ऐड करा है। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई, कहाँ से आ गई, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। तो जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, जब हमने बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर ऐड कर दिया। बॉयज़ नंबर कितने थे, x, गर्ल्स का नंबर कितना था, y। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कहता है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितने सपोज करी है, y। ठीक, इसका हमने क्या लगा दिया, इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या है, 4। मोर देन मीन्स प्लस 4 मोर है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। नंबर ऑफ बॉयज कितना सपोज कर रहे हैं हमने, x। क्लियर हुआ। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन y इज इक्वल्स टू 4 प्लस x। यहाँ पे आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू
सेकेंड कंडीशन। दोनों इक्वेशन क्लियर हो गई। फर्स्ट कहाँ से आई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 10, तो पहली इक्वेशन क्या हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है इज, इसका क्या आ गया इज इक्वल टू 4 मोर देन, मीन्स 4 प्लस है इससे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास x। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करना है, हमें इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट बता देते हैं। देखिए ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करिएगा, अपने टेबल फॉर्म करते हैं x y, x की वैल्यू 0 तो y कितना आ गया 10, एक बार y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकंड क्या है, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस x, तो ये हो गया x और y। क्या करें, एक बार x की वैल्यू 0 रख देते हैं, y कितना आ गया 4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। टू कोफिशिएंट हमारे टू कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसको हम अपना ग्राफ पे प्लॉट करने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ यू आर इन 10th क्लास। अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10। जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 10, तो ये कहाँ जाएगा, इधर ही प्लॉट होएगा। ठीक, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 10 है जब y की वैल्यू 0, नहीं बनेगा। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और हाथ क्या यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट लाइन ट्रू हो गई। ठीक, नेक्स्ट इज x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 4, ये भी आएगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, ये बनेगी इक्वेशन। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 प्लस x। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या देखा, इन दोनों लाइन को मैं ग्राफ पे प्लॉट करा। आप ध्यान से देखें तो ये कैसी लाइन्स आ रही है, सिर्फ कॉमन पॉइंट क्या है, यहीं पे एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे ये कट कर रही है। ठीक, अब इस कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें, आप ग्राफ बिल्कुल प्रॉपर करिएगा तो ये आएगा 3,7। मिल गया हमें एक कॉमन पॉइंट। ठीक, एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कैसे हमारे पास सोल्यूशन हो गए, इसके यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि हमने ग्राफ पे प्लॉट करा तो एक ही कॉमन पॉइंट आया, इसका मतलब और लाइंस कैसी है इंटरसेक्टिंग, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा हो गया यूनिक सोल्यूशन। ठीक, और वो यूनिक सोल्यूशन, एक जो सोल्यूशन है वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मिलेगा क्योंकि दो वेरिएबल है। क्या मिल गया हमें 3,7, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ तक क्लियर हुआ। x हमने किसको सपोज किया था, नंबर ऑफ बॉयज, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3, और y हमने किसको सपोज किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास 7। दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 pencils and 7 pen together cost ₹50। देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल है और 7 पेन है। ठीक, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है हमारे पास ₹50, एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। नेक्स्ट केस में क्या है, 7 पेंसिल है और 5 पेन है, इनकी कॉस्ट कितनी है 46। मतलब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ये क्लियर हो गया हमें क्वेश्चन से कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कॉस्ट की। ठीक, कॉस्ट के लिए और दो मटेरियल है, एक क्या है पेंसिल है और एक क्या है पेन है। ठीक, तो अब तक तो आइडिया लग गया है, तो हमें इतना तो क्लियर हो गया। क्या सपोज कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना सपोज कर लेते हैं ₹X, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है कॉस्ट की, और कॉस्ट किसकी पेंसिल की और पेन की। ठीक, और एक क्या सपोज कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना Y। कितना क्लियर, ठीक है। अब अपने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलिए, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है 5। ठीक, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 × x, उसको हम क्या लिख सकते हैं 5x लिख सकते हैं। ठीक, और साथ में हमने क्या परचेज करा है 7 पेन, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है ₹5, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y। इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट हमें कितने की पड़ी है ₹50। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई कहाँ से आई है। ठीक, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है,
सेकंड कंडीशन रीड करिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अब क्या है, 7 पेंसिल परचेज करिए। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज़, तो 7 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 7x, ठीक। और साथ में क्या परचेज करा है इसने, 5 पेन, तो एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़, तो 5 की कितनी हो गई, 5y इज इक्वल्स टू, इन दोनों की कॉस्ट मिला के हमें कितने की पड़ी है, ₹46। आगे हमारे पास दोनों इक्वेशन क्लियर हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे फॉर्म हुई है। अब कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको कॉस्ट निकालनी है और इसमें मेंशन करना है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आप इसको बाय यूजिंग ग्राफ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्राफ फेस को अब आप खुद सॉल्व करना, वही अपना x और y के कोऑर्डिनेट्स पहले टेबल बनाइए, पॉइंट्स प्लॉट करिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, इसका मतलब a के सॉल्यूशन होगा, वही क्या होंगी आपकी x और y की वैल्यूज। क्लियर हो गया ये। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखिए ये जो टॉपिक है बेटा, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप ये लगा लीजिए आपको 2 मार्क्स तो कन्फर्म है, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो कन्फर्म इसमें से आ गया, ठीक। तो देखिए क्या है एक्चुअल में कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, ठीक। तो आपको उनका नेचर बताना है सॉल्यूशंस का, कि उन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे। मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर उनके नो सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक। तो एक मेथड तो ये है कि हम उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, उसके बाद बताएं कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। लेकिन एक और हमारे पास बहुत ही इजी मेथड है जिससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसके नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। उसके लिए इस टेबल को बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये गिवन है। जनरल फॉर्म आप लोगों को यही बताई गई थी, a1x + b1y + c1 = 0, एक है a2x + b2y + c2 = 0। मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक। आपको क्या करना है, इनका नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है, क्या करोगे, जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a1 है, और a का कितना है, a2। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, b1 और b2। कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 और c2। इनके रेशियोज कंपेयर करने हैं हमें, ठीक है। क्या कंपेयर करने हैं, रेशियोज। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये तो आप कर सकते हो, सिंपल रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए इस टेबल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर a1/a2 जो x के हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो नॉट इक्वल आ जाता है किसके, b1/b2, तो जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब उन दोनों लीनियर इक्वेशंस जो पेयर है उनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, ठीक। और बात करें हम लाइंस की, तो लाइंस कैसी होंगी, जब उन दोनों आप इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हुआ, यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस टाइप का कुछ ग्राफ आपको ऑब्टेन होएगा, ठीक है। इसी में एक और वर्ड आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस मीन्स होता है टू हैव सॉल्यूशन। मीन्स जो हमारे पास, अगर हमारे पास रेशियो क्या आ जाते हैं, नॉट इक्वल, तो जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। और अगर नॉट इक्वल है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हुआ। अभी एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस को समझ लेते हैं। सेकेंड एक क्या हो सकता है कि हमने तीनों रेशियोज फाइंड आउट करे, ठीक है। और हमने क्या देखा, तीनों रेशियोज क्या आ गए हमारे पास, इक्वल आ गए, ठीक। तो इस केस में नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कि उन दोनों लीनियर इक्वेशंस के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसका मतलब अगर हम उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो लाइंस कैसी होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस। मीन्स एक के ऊपर एक लाइंस आएंगी, ठीक है। और ओवरलैपिंग लाइंस है। अब देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसका मतलब सॉल्यूशन तो ऑब्टेन हो ही रहा है, सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो नेचर है वो कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। जो हमारे पास इक्वेशंस है वो कैसी हो गई, कंसिस्टेंट। उनके पास सॉल्यूशन हो गई होगा। अब कंसिस्टेंट में 2 केस हो गए, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। रेशियोज नॉट इक्वल आए तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक। और अगर सारे इक्वल आ गए तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। थर्ड केस आता है, अगर a1/a2
A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। कह रहा है कि हमारे पास दो रेशियो आपस में इक्वल है, x की जो कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट, इनके रेशियोज तो इक्वल आ गए, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो इक्वल नहीं आया, तो उस केस में हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सोल्यूशन। उन लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो लाइंस कैसे ऑब्टेन होंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक, इसी को अलग वर्ड में बोले तो अभी तक आपको बताया था कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, टू हैव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होना, लेकिन इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो उसको क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स टू हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए, कोई भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, आपसे पूछेगा फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक, जब भी हमारे पास सॉल्यूशन का नेचर पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका रेशियो कंपेयर करना है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ये तीनों केस आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि अगर हमारे पास दोनों कैसे आ जाए, नॉट इक्वल, एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो कैसा आ जाए, नॉट इक्वल, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कंसिस्टेंट। क्लियर? अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ओवरलैपिंग लाइंस एंड कंसिस्टेंट। ठीक, कंसिस्टेंट मीन्स टू हैव सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट के दो केस है, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइटली मैनी। यूनिक कब होगा, जब रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल। इनफाइनाइट कब होगा, जब ऑल रेशियोज आर इक्वल। ठीक, थर्ड केस आता है इफ टू रेशियोज आर इक्वल, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो नॉट इक्वल है, तो उस केस में नो सॉल्यूशंस और नेचर ऑफ लाइंस कैसा हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? एक बिल्कुल छोटा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने लाइन दी 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक, लेकिन हमें किसकी बात करनी है, पेयर की। हमेशा दो इक्वेशंस गिवन होंगे आपके पास। सपोज करिए मैंने लिख दिया 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, हमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन जैसे ही आ जाए नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपका यही काम है रेशियोज कंपेयर करना। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से ये आपको बताना चाहिए, A1 क्या है, x का कोफिशिएंट, और A2 भी क्या है, x का कोफिशिएंट। B1 और B2 क्या है, y के कोफिशिएंट। C1 C2 क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2, A2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो आपको बताया गया था सबसे पहले A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करोगे तो 2 अपॉन 4 कितना रेशियो आ गया, 1/2। पॉइंट्स में कोई जरूरत नहीं, यहाँ से रेशियो निकालना। ठीक है, नेक्स्ट इज B1 अपॉन B2। ध्यान दीजिए, B1 मतलब y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 3, B2 मतलब 6। कैंसिल करके इसका रेशियो भी कितना आ गया, 1/2। यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ C1 अपॉन C2, कांस्टेंट टर्म 7, C2 कितना है, 8। 7 अपॉन 8 एज इट इज रहेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। ठीक, अब हमने क्या देखा, देखो A1 अपॉन A2 भी कितना आया, 1/2। B1 अपॉन B2 भी कितना आया, 1/2, लेकिन C1 अपॉन C2 कितना आया, 7/8। तो हम कह सकते हैं हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यही केस बना। ठीक, अब जो हमने 3 केस डिस्कस किए थे, इनमें से चेक करिए कौन सा केस है। लास्ट वाला केस है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक, तो ये वाला केस है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था, सोल्यूशन कैसे होंगे, नो सोल्यूशन। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके सोल्यूशन कैसे हैं हमारे पास, नो सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक, इसी का एक और वर्ड क्या है, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ? और अगर हम पूछें ग्राफिकल क्या है, तो ग्राफिकल में नो सोल्यूशन का बोलते हैं जब लाइंस कैसी होगी, पैरेलल। इसका मतलब ये दोनों लाइंस अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं हमारे पास, पैरेलल लाइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तीनों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन। देखिए कहता है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, भाई हमें रेशियोज कंपेयर करने हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। कहता है रेशियोज कंपेयर करिए और बताइए कि हमारे पास जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक,
इन लाइंस को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर ओवरलैपिंग। ठीक, तो एक तो यही है कि हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया हमें कैसे बताना है, रेशियोज कंपेयर करके। तो अभी जो हमने टेबल पढ़ी थी उसको समराइज कर लेते हैं। रेशियोज कैसे कंपेयर करेंगे अपना, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के, तो सोल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होंगे मतलब लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, और सोल्यूशन तो ऑब्टेन हो ही रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ये 3 केस थे। नेक्स्ट है, अगर तीनों रेशियोज क्या जाते हैं हमारे पास इक्वल, तो कैसे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो लाइंस कैसी होंगी हमारे पास, ओवरलैपिंग या फिर क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस तो आ ही रहे हैं, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक, लास्ट केस क्या था, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, क्योंकि उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। अब बिल्कुल ध्यान से आप कंपेयर करिए, तो A1 की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक, कोफिशिएंट्स में कंपैरिजन करने में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, एक क्वेश्चन बिल्कुल आंसर आ जाओ। A1 क्या है, पहले वाली जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, A1 इज इक्वल्स टू 5। अब बात आती है B1, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बिल्कुल ध्यान से बताना है, 4 9 कितना होगा, -4, B1 इज -4। C1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितनी है, 8। यहाँ तक सही हो गया। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में A2 मतलब x का कोफिशिएंट कितना है, 7, B2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 6, एंड C2 इज कांस्टेंट टर्म कितना है, -9। साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, C2 इज नॉट 9 बट इट इज -9। इतना काम हो गया। अब रेशियो कंपेयर करते हैं, तो आप सिंपल अपना A1 अपॉन A2 मीन्स कितना हो गया, 5/7। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको आप कट कर लीजिए, अदरवाइज 5/7 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज B1 अपॉन B2 -4/6 कितना हो गया, -2/3। यहाँ तक क्लियर हुआ, 2 से कैंसिल हो गए। C1 अपॉन C2 कितना हो गया, 8/9, सिंपलेस्ट फॉर्म है एकदम यहाँ तक। ठीक, अब हमने देखो वैल्यूज देखो, A1 अपॉन A2 कितना आया, 5/7, B1 अपॉन B2 -2/3, C1 अपॉन C2 8/9। तीनों रेशियोज कैसे आ रहे हैं हमारे पास, डिफरेंट है, तीनों रेशियोज डिफरेंट है, मतलब हमने पहले यही देख लिया कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो इसका मतलब सोल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक, फर्स्ट केस हो गया यूनिक सॉल्यूशंस। लाइंस कैसी होंगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग, जितना आपको पता है सब लिख दीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यूनिक सॉल्यूशन में सोल्यूशन तो आ ही रहे हैं, तो इस बात को हम और क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसे आते हैं सेकंड पार्ट। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, A1 अपॉन A2, A1 इज 9, A2 इज 18, कैंसिल करें कितना हो गया, 1/2। B1 अपॉन B2, B1 इज 3, B2 इज 6, कैंसिल करें कितना हो गया, 1/2। नेक्स्ट इज C1 अपॉन C2, C1 इज 12, C2 इज 24, कैंसिल करें कितना हो गया, 1/2। हमने क्या देखा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों रेशियोज, बहुत जितने भी रेशियोज हैं कैसे आ रहे हैं हमारे पास, तीनों की सेम वैल्यू है 1/2, दिस ऑल आर इक्वल। तो उस केस में सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसका मतलब बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन है। तो लाइंस कैसे होंगे हमारे पास, ओवरलैपिंग लाइंस, या उसको हम क्या कह देते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक, और सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब कैसे इक्वेशन हो गई है, कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, A1 अपॉन A2, A1 इज 6, A2 इज 2, कितना हो जाएगा, 3/1। फर्स्ट इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10, सेकेंड है 2x माइनस 5 प्लस 9। नेक्स्ट B1 अपॉन B2, B1 इज -3, B2 इज -1, ये भी कितना हो गया, 3/1। नेक्स्ट इज C1 अपॉन C2, C1 इज 10, C2 इज 9। यहाँ क्लियर हुआ। अब
हमने क्या देखा, a1 अपॉन a2 कितना हो गया 3/1, b1 अपॉन b2 भी कितना हो गया 3/1, लेकिन c1 अपॉन c2 कितना हो गया 10/9। तो हमने क्या देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सा केस हो गया, थर्ड केस है। इसका मतलब सोल्यूशन कैसे होंगे, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी आपस में पैरेलल लाइंस, और कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया, ये टेबल आपकी मेन है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक।